क्या हाल है साथियों, मैं विकास तोमर आपके अपने ट्रस्टवर्दी चैनल कलेक्टिव स्टडी फॉर सक्सेस से आप लोग का स्वागत करता हूं। 25 मई का करंट अफेयर हम लोग देखेंगे हिंदी इंग्लिश दोनों ही भाषाओं में। टेलीग्राम चैनल जो फ्री वाला हमारा है उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ, ज्वाइन कर सकते हैं। पेड ग्रुप्स की जानकारी के लिए 9650347072 पे आप लोग बात कर सकते हैं। आज के 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो प्रीलिम्स और मेंस एग्जामिनेशन में आ सकते हैं, यूपीएससी यूपीपीएससी बीपीएससी और स्टेट पीसी एग्जामिनेशन में। वो हैं ये सारे, जैसे कि ओएनजीसी है तो वो क्यों न्यूज़ में है, ठीक है ना, क्योंकि इसने अभी इंटरनेट आपका जो है गैस एक्सचेंज पे, जैसे कि शेयर मार्केट का होता है एक्सचेंज, होता है इलेक्ट्रिसिटी का एक्सचेंज, वैसे गैस एक्सचेंज चालू हुआ, पहला ट्रेडिंग करने वाला हो गया। इंडिया यूएसए का इन्वेस्टमेंट में इंसेंटिव एग्रीमेंट हुआ, पहले भी था फिर से नया आया है। कार्बन डाइऑक्साइड को कैप्चर करने का बड़ा ही सस्ता टिकाऊ जो एक मेथड आया है। सिंक होल जो है चाइना में मिला, उसमें काफ़ी बड़ा फॉरेस्ट देखा गया, क्या चीज़ होती है देखेंगे। वर्ल्ड ऑफ वर्क रिपोर्ट, ये इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन की रिपोर्ट होती है, ठीक, तो उसमें क्या ऑब्जर्वेशन किए गए हैं वो देखते हैं। बोयेवाया मशीना पोद्रेज्की टैंकोव, ये जो है रशिया का टर्मिनेटर नाम से टैंकों का बचाव करने के लिए जो है प्रणाली है, टर्मिनेटर नाम से, रशिया का है, ये ध्यान रखना। आशा वर्कर, पूरी इसमें इंफॉर्मेशन होगी, कौन आशा वर्कर बन सकता है, क्यों अभी न्यूज़ में है, डब्ल्यूएचओ ने क्या उपाधि दी है, पूरा बिल्कुल इसका जो है हम लोग डाइसेक्शन करेंगे इस वाले टॉपिक का, ठीक। और शोर बेस्ड टेस्ट फैसिलिटी मैंने आप लोग को पहले भी पढ़ाया था कि किसी युद्ध विमान को एयर कैरियर, समुद्र पे जो जलपोत होता है वहाँ से, क्योंकि वहाँ पे एयर जो फील्ड होती है, ठीक, जो रनवे होता है वो छोटा होता है, तो कम छोटे रनवे पर जो है उड़ान भरना या फिर लैंड करना, उसके लिए पहले टेस्ट करना पड़ता है, तो वो शोर बेस्ड टेस्ट फैसिलिटी कहलाता है। इसके बारे में देखेंगे। विनय कुमार सक्सेना जी दिल्ली के जो है नए लेफ्टिनेंट गवर्नर बन गए हैं, ठीक। एक चीज़ ध्यान रखना कि लेफ्टिनेंट गवर्नर दिल्ली के जो होते हैं वो अपना इस्तीफा, रेजिग्नेशन, या फिर उनको अपॉइंट कौन करता है, प्रेसिडेंट करता है, ठीक, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। फैमिली पेंशन रूल क्या है, इसमें कुछ ढील दी गई है कि मान लीजिए कोई सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, वो मिसिंग हो गया है, ठीक, लापता हो गया है, तो क्या उसकी फैमिली वाले को पेंशन देनी चाहिए, तो पहले क्या रूल था और अब क्या रूल हुआ है, क्या ढील दी गई है, वो सारी चीज़ें हम लोग देखेंगे अब विस्तार से। देखिए, ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन, ये पहला एक्सप्लोरेशन और प्रोडक्शन करने वाली कंपनी बन गई इंडिया में जिसने ट्रेड करी डोमेस्टिक गैस ऑन इंडियन गैस एक्सचेंज। बस ओएनजीसी याद रखना, इंडियन गैस एक्सचेंज, जिसको आईजीएक्स भी बोलते हैं, उस पर पहली वो कौन सी कंपनी है जिसने कि डोमेस्टिक गैस को ट्रेड किया, ठीक, मतलब इसी एक्सचेंज पे जाके इन्होंने कुछ गैस, मान लीजिए कोई कंपनी है उसने खरीदना चाहा, इन्होंने बेचना चाहा, वही उसी पे उस प्लेटफॉर्म पे हो गया, ठीक। जैसे शेयर मार्केट होता है, एक बायर होता है एक सेलर होता है, शेयर किसी कंपनी का भी हो सकता है, रिलायंस का हो सकता है, किसी का भी दोनों लोग इस प्लेटफॉर्म पे आए और वहाँ पे खरीद फरोख्त हो गई, ट्रेड हो गई। तो उसी तरीके से गैस की जो ट्रेड, पहली ट्रेड हुई वो ओएनजीसी के द्वारा कराई गई। दैट इज मोर इम्पॉर्टेंट। किस ब्लॉक की थी, कृष्णा गोदावरी ब्लॉक की थी, वहाँ का हुआ आपका। ओएनजीसी जो है इंडिया का सबसे बड़ा गैस एक्सप्लोरर और प्रोड्यूसर है। इसके ऊपर स्वामित्व जो है वो पेट्रोलियम मंत्रालय का आता है। न्यू दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है। 14 अगस्त 1956 को इसको फाउंड किया गया था, जो स्थापना की गई थी। महारत्ना का स्टेटस है, इसको 2010 से मिला हुआ है, ठीक। और आपका 30 जनवरी 2018 को ओएनजीसी एक्वायर्ड द एंटायर हिंदुस्तान पेट्रो, एचपीसीएल जो है उसको, इसका उसका जो है 51.11%, तो मेजोरिटी स्टेक होल्डर ओएनजीसी हो गया हिंदुस्तान पेट्रोलियम में, ठीक है, ये ध्यान रखना। अगला जो टॉपिक है वो है कि यूएसए और इंडिया के बीच में जो निवेश होता है तो उसको प्रोत्साहन देने के लिए कुछ एग्रीमेंट किया जाता है, उसी का नाम है इन्वेस्टमेंट यानी निवेश, प्रोत्साहन यानी कि इंसेंटिव एग्रीमेंट। ये पहले भी था, ठीक, 97 में था, अब नया लाया गया है। अभी आपको पता है क्वाड मेंबर्स पहुंचे हुए हैं जापान, तो वहीं पे ये हुआ, ठीक, आज एंड हो गया, मतलब कल, ठीक है। और इसमें देखिए एक एजेंसी बनाई गई थी इसके अलावा, ठीक, 97 में, इसके अलावा डेवलपमेंट फाइनेंस एजेंसी। तो यूएस की तरफ, गवर्नमेंट की तरफ से जो भी फाइनेंस किया जाता है विकास के कार्यों में के लिए इंडिया में, तो वो जो होता है ये आईआईए के अंतर्गत होता है। तो अगर ये डेवलपमेंट फाइनेंस एजेंसी है तो इसको जो है भारत में कार्यान्वित करने के लिए, निवेश को भेजने के लिए हमें इस तरीके का एग्रीमेंट चाहिए, और वहीं अभी नया लाया गया है जो ये बिल्ड एक्ट है, उसके अंतर्गत ये सब डेवलपमेंट फाइनेंस एजेंसी बनाई गई हैं। ये बस ध्यान रखना। देखो ये कहा गया एग्रीमेंट इज ए लीगल रिक्वायरमेंट, मतलब लॉफुली हमें रिक्वायर्ड है कि डीएफसी को हम कंटिन्यू करें और इन्वेस्टमेंट सपोर्ट इंडिया में देते रहें, ठीक। $5.8 बिलियन का जो है सपोर्ट ऑलरेडी दिया जा चुका है
जिसमें से 2.9% अभी स्टिल आउटस्टैंडिंग है, मतलब देना है। ठीक, अगला है कार्बन डाइऑक्साइड कैप्चर। दो, कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन भी हो सकता है और उसको हम लोग कैप्चर भी कर सकते हैं, जैसे ट्री लगा के या फिर किसी टेक्निक से। तो जो ट्री है जैसे वो वुड के उसमें चेंज हो गई, ठीक है ना, वैसे ही ये जो है नई टेक्निक आई है आपका सुपर कैपेसिटर। ठीक, ये देखने में आपको नट बोल्ट टाइप का लग रहा होगा, लेकिन ये क्या है कि ये जब चार्ज होता है तो ये कार्बन डाइऑक्साइड को भाई हमारी एयर में तो कई सारी जो है गैसेस हैं, तो कार्बन डाइऑक्साइड को सेलेक्टिव जो है सिलेक्शन करके जो है इसको कार्बन डाइऑक्साइड को अपने अंदर कैप्चर कर लेता है, और फिर जब बैटरी तरीके से, ठीक, और सुपर कैपेसिटर है, और जब डिस्चार्ज होता है तो फिर आप जहाँ चाहो उसको मतलब वैसे धीरे धीरे डिस्चार्ज कर सकते हो कार्बन उत्सर्जन को। तो ये एक तरीके से जो हमारी एयर में कार्बन डाइऑक्साइड है उसको कैप्चर करने में लो कॉस्ट डिवाइस है, और यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज ने ये बनाई है, बस इतना ध्यान रखना। सुपर कैपेसिटर डिवाइस है, एक सिक्के के बराबर है, और उसमें मटेरियल कौन सा लगता है, कोकोनट शेल, सी वाटर ईजिली मिल जाता है, और इसमें जो है धनात्मक और ऋणात्मक आवेश यानी कि इलेक्ट्रोड जो है दोनों होते हैं, और इसके जरिए जो है जब चार्ज होता है तो ये कार्बन को कैप्चर कर लेता है। सिंपल, इजी, लो कॉस्ट। अगला है सिंक होल। सिंक होल देखिए ऐसा है कि मेनली क्या है कि ये जैसे ज़मीन थी, ठीक है, ये ज़मीन थी, अब इसमें क्या हुआ, अब ये ज़मीन अगर मान लो लाइम स्टोन की, चूना पत्थर की, जिसको कास्ट टोपोग्राफी बोलते हैं, तो उसमें आपको पता है कि चूना पत्थर, चूना जब पानी से मिलता है तो वो घुलता चला जाता है, तो धीरे धीरे जो है गड्ढा होने लगता है। सारी चीज़ें आपने पता है, पढ़ा होगा आपने ज्योग्राफी में, स्टेलेक्टाइट होता है, स्टेलेग्माइट होता है, ठीक है ना। तो वैसे ही क्या है कि जो चूना पत्थर वाली जो कास्ट टोपोग्राफी होती है तो वहाँ पर ज़्यादातर देखा गया है, और बाकी जगह भी, और ये दोनों ही कारणों से हो सकता है सिंक होल, मतलब नेचुरल भी और ह्यूमन भी। ठीक, तो इसमें क्या होता है कि जो ज़मीन है वो धंस जाती है एकदम से। ठीक, ये जो ऊपर वाला पोर्शन है ये आपका यहाँ से हट जाएगा, और ये फिर ये धंस, ये गड्ढा है, मतलब ऐसा दिखेगा आपको। ठीक, तो ये पानी धीरे धीरे रिसाव होता रहे, कास्टोग्राफी तो उसमें भी धीरे 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 मतलब यहाँ से मतलब पानी घुसा, यहाँ से घुसा, यहाँ घुसा। अब ये क्या है कि अपने आसपास के एरिया को भी जो है काटता जा रहा है पानी, तो धीरे धीरे क्या होता है ये पूरा ही धंस जाता है। ठीक, तो इसी तरीके से चाइना में अभी एक बड़ा सिंक होल बना 40 मीटर का, मतलब इसमें 40 मीटर के नीचे जो है सिंक होल में यहाँ पे फॉरेस्ट मिला, ये कहने का मतलब है 40 मीटर के पेड़ भी थे उसमें। कहाँ पर है, चाइना में पाया गया है, गुंगजा, ये जुआंग ऑटोनोमस रीजन है वहाँ पर। ठीक, तो नेचुरल भाई साहब आपको पता ही है कि कास्ट टोपोग्राफी, पानी बरस रहा है तो उससे हो गया, या फिर मान लीजिए इंसानी तौर से क्या हो सकता है कि यहाँ पे कोई जो है सीवर की लाइन जा रही है, पाइप लाइन जा रही है वाटर की, वहाँ से पाइप पानी जो है रिसाव होता रहा, तो धीरे धीरे जो है दलदली टाइप मतलब मडी टाइप का नीचे होता रहा, और ये ऊपर भले ही सख्त हो, लेकिन जैसे जो बाहर पड़ेगा नीचे क्योंकि सपोर्ट रहा नहीं, तो ये भी एक जो है हट जाएगा और ये गड्ढा बन जाएगा, तो इसको सिंक होल बोलते हैं। ठीक, इतना बस ध्यान रखिए। और ये देखिए इस तरीके का फॉरेस्ट अभी इसमें मिला है चाइना में। अब एक रिपोर्ट आई है इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन की, वर्ल्ड ऑफ वर्क, तो ये इसका 9th एडिशन था, ध्यान रख लेना। वर्ल्ड ऑफ वर्क, वर्क से संबंधित रिपोर्ट कौन निकालता है, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन निकालता है, 9th एडिशन। इसमें इन्होंने बताया कि भाई साहब जो प्री पैंडमिक महामारी, जो कोविड के आने से पहले जो एम्प्लॉयमेंट चल रहा था, वर्क आवर्स चल रहे थे, वो ठीक था, और हमने जो है गिरावट इसमें अभी देखी 2022 के फर्स्ट क्वार्टर में। ठीक, तो फर्स्ट क्वार्टर वैसे तो हम भारत में तो ये होगा अप्रैल मई जून, ठीक, लेकिन बाकी सब जगह जो है जनवरी फरवरी मार्च मनाया जाता है। तो पहले जो जनवरी फरवरी मार्च में 2022 के, इसमें देखा गया है कि गिरावट आई है 3.8%। ठीक है ना, जो वर्क आवर्स है वो घट गए, यानी कि लोग बेरोजगार हो गए आसान भाषा में। ठीक, उनको जॉब नहीं मिल रही है। वैसे तो ये कहा जा रहा था कि पेंडेमिक खत्म होगा तो सब कुछ हरियाली हो जाएगी, लेकिन हुआ क्या, मुद्रास्फीति यानी कि महंगाई, वित्तीय टर्बुलेंस हो गया है, बहुत ज़्यादा लोग के ऊपर लोन हो गए हैं, ग्लोबल सप्लाई चेन जो है वो डिसरप्ट हो गई, जैसे सेमीकंडक्टर नहीं मिल रहे हैं, वीट नहीं एक्सपोर्ट हो पा रहा, अभी यूक्रेन और रशिया की वॉर की वजह से और चीज़ें ये खराब हो गई हैं। ठीक, और ये भी कहा गया है कि जो जॉब गई हैं या फिर वर्क आवर्स जो कम हुए, उसमें जो महिलाओं का वर्क आवर ज़्यादा कम हुए, तो एक इसमें जो है जेंडर गैप भी देखने को मिलता है। इसके लिए इन्होंने मेजर्स बताए हैं आईएलओ ने कि भैया कैसे इस प्रॉब्लम से निपटा जाए, तो इन्होंने दो इनके मतलब वो है इनिशिएटिव्स हैं। एक है ग्लोबल कॉल टू एक्शन फॉर ए ह्यूमन सेंटर्ड रिकवरी, तो ये आईएलओ का ही है, ध्यान रखना। वर्क फ्रॉम
जो ये रिपोर्ट है वो ध्यान रखो, दूसरा इनिशिएटिव याद रखो ग्लोबल कॉल टू एक्शन फॉर ह्यूमन सेंटर्ड रिकवरी, और दूसरा है आईएलओ लेड, यूएन का इनिशिएटिव है ये, आईएलओ के द्वारा इसको जो है वो किया जा रहा है, चलाया जा रहा है, ग्लोबल एक्सीलरेटर फॉर जॉब्स एंड सोशल प्रोटेक्शन। तो ये आईएलओ के हो सकता है भाई मैच ऑफ द फॉलोइंग करके क्वेश्चन में पूछ ले। अगला टॉपिक है बोए वाया मशीना पोद्रेच की टैंकोवा। तो ये देखो रशिया का टर्मिनेटर टैंक सपोर्ट सिस्टम है, यानी कि जैसे टैंक चल रहा है, ठीक है, तो उसको सपोर्ट करना है कि टैंक को जो है कोई डिस्ट्रॉय न कर पाए, तो उस सिस्टम को बोलते हैं बीपीएमटी टर्मिनेटर, बीपीएमटी 72। यूक्रेन में अभी इसने उतार दिया है, बस इतना ध्यान रखो इसमें, इससे और ज़्यादा जानने की इसमें ज़रूरत नहीं है, बस टैंक को सपोर्ट करता है, टैंक को डिस्ट्रॉय नहीं होने देता है, ये इसकी खासियत है, रशिया का है। ठीक, आशा वर्कर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसमें सारी चीज़ में देखेंगे। न्यूज़ में ये इसलिए है अभी क्योंकि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, विश्व स्वास्थ्य संगठन ने आशा वर्कर्स, फुल फॉर्म ध्यान रखो, पहली चीज जो बताता जाऊं, एक्रेडिटेड सोशल हेल्थ एक्टिविस्ट, एक्रेडिटेड सोशल हेल्थ एक्टिविस्ट। आशा जो है भारत में कितनी है, 10.4 लाख आशा वर्कर्स जो है उनको ग्लोबल हेल्थ लीडर्स का जो है खिताब दिया है, ये ध्यान रखना, ग्लोबल हेल्थ लीडर्स, ठीक है, आशा वर्कर्स को दिया गया कि उन्होंने उनके जो एफर्ट है गवर्नमेंट के हेल्थ प्रोग्राम को जो है समुदाय तक, उनकी कम्युनिटी तक जोड़ने का। ठीक, तो ये इसके लिए आशा को ग्लोबल हेल्थ लीडर्स WHO ने दिया है ये किताब। अब देखो आशा वर्कर कौन होते हैं, ये वॉलंटियर्स होते हैं, समझे, स्वयंसेवक होते हैं, खुद से आते हैं, ठीक है, इनको हालांकि वेतन मिलता है, ऐसा नहीं कि वेतन नहीं मिलता। अब इनका काम क्या है, इनका काम ये है कि जो सरकार की स्कीम चल रही है हेल्थ से संबंधित, ठीक है, जैसे आंगनबाड़ी केंद्र में ज़्यादातर आशा वर्कर्स का जो रहता है हस्तक्षेप, तो उसमें क्या है कि उनको ट्रेनिंग दी जाती है कि इन्फॉर्मेशन दो भाई गवर्नमेंट की स्कीम क्या है, जो समुदाय है उसमें जो है आप अवेयरनेस दो, अवेयरनेस बढ़ाओ, बताओ कि भैया हेल्थ केयर स्कीम्स क्या क्या चल रही हैं, एक तरीके से ब्रिज का काम करती हैं ये, ठीक है, गवर्नमेंट की फैसिलिटी से जो है समुदाय को जोड़ने का। अब क्योंकि समुदाय के अंदर की महिलाएं, तो वहाँ समुदाय जो है ज़्यादा ट्रस्ट उनको रहता है कि हाँ ठीक बता रही है, हमारे साथ ही रहती है आसपास। NRHM जो है जब पहली बार आया ये 2005 से, तब से इनका जो रोल है काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया है, और मतलब उसी के अंदर इनका रोल रहता है। मेन चीज़ क्या है, आशा वर्कर कौन हो सकती है, अब ध्यान से सुनो, मतलब पहले भी ध्यान से ही सुन रहे होगे, प्राइमरीली मैरिड होनी चाहिए, या फिर विधवा हो, या फिर डिवोर्सी हो, 25 से 45 उम्र के बीच में हो, ठीक, उनके पास अच्छी कम्युनिकेशन, ठीक, बातचीत करने में ठीक ठाक हो, भाई दूसरे को इन्फ्लुएंस भी तो करोगे ना कि भैया फैमिली प्लानिंग करो, कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स खाओ, जबरदस्ती बच्चा मत पैदा होने दो, ये सब चीज़ें बताई जाती हैं। साथ ही साथ उनकी फॉर्मल एजुकेशन जो है कम से कम 8वीं क्लास तक होनी चाहिए, तो ये कुछ रिक्वायरमेंट है, 25 से 45 और 8वीं क्लास तक उनका। अब आशा वर्कर होनी कहाँ कहाँ कितने पे चाहिए, तो अगर 1000 पर्सन हैं किसी हैबिटेशन, किसी गाँव में, चाहे वो हिली, ट्राइबल या फिर अदर स्पार्सली पॉपुलेटेड एरियाज में, तो वहाँ पे एक आशा वर्कर होनी चाहिए। इंडिया में 10.4 लाख आशा वर्कर्स हैं, और सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश में, फिर बिहार में, फिर मध्य प्रदेश में, तो ध्यान रखना UBM, ठीक है, उत्तर प्रदेश, बिहार, फिर मध्य प्रदेश में आशा वर्कर्स हैं सबसे ज़्यादा। गोवा में कोई भी ऐसी वर्कर नहीं है, ठीक है, अगर लेटेस्ट नेशनल हेल्थ मिशन डाटा सितंबर 2019 का उठाए तो गोवा में कोई नहीं है, और UBM है, मतलब कि उत्तर प्रदेश, बिहार और मध्य प्रदेश में आशा वर्कर्स 1, 2, 3 लेवल पे सबसे ज़्यादा है। अगला टॉपिक जैसे मैंने आप लोग को बताया, देखिए ये जो विमान है इनको कम रनवे पे उड़ान भरना और लैंडिंग करना, ठीक, तो उसके लिए कुछ मैंने आप लोग को बताया था, कैटापुल्ट वाली एक होती है, गुलेल टाइप का होता है, तो ये स्प्रिंग टाइप का होता है, ये इनको उड़ान भरने में मदद करता है, और जब उतरते तो इसको खींचता है ताकि कम रनवे पे ही इनका जो है लैंडिंग और उड़ान आसानी से हो सके। तो इसी के लिए जो है ये टेस्ट फैसिलिटी है गोवा में, ठीक, तो वहाँ पर अभी 2 बोइंग F/A-18 सुपर हॉर्नेट फाइटर जेट पहुंचे हुए हैं, वहाँ पे टेस्टिंग करेंगे। इंडियन नेवी शोर बेस्ड टेस्ट फैसिलिटी है ताकि वो लोग आसानी से ऑपरेट कर सके इंडियन एयरक्राफ्ट कैरियर्स पे, जैसे कि विक्रांत है, ठीक है ना, अरिहंत है यहाँ पर, तो ये चीज़ यहाँ पर टेस्टिंग यहाँ पे करेंगे। फिर बाद में विक्रांत पे जाके पहला भारत का इंडिजीनियस एयरक्राफ्ट कैरियर है, उस पर जो है कमीशन किए जाएंगे अगस्त में, ठीक है, ये चीज़ें हैं। विनय कुमार शुक्ला जी जो है नए लेफ्टिनेंट गवर्नर बन गए। अब देखो ये सब चीज़ें ध्यान दिया करो कि जैसे अनिल बैजल जो जिन्होंने रिजिग्नेशन दिया, तो किसको दिया, क्या चीफ मिनिस्टर को दे दिया, नहीं, प्रेसिडेंट को दिया।
ये क्वेश्चन वहाँ पे पूछता है। तो नए जो आए इनको भी अपॉइंट कौन करेगा? प्रेसिडेंट करेगा। तो ये सारी चीज़ें हैं। और ये पहले एक एनजीओ चलाते थे, मेधा पाटकर जी थी, एक नर्मदा बचाओ आंदोलन मध्य प्रदेश में, नर्मदा में डैम में बनाया जा रहा था, तो वो ट्राइबल का जो डिस्प्लेसमेंट था वो अच्छी तरीके से नहीं होता, तो उसके लिए इन्होंने आवाज़ उठाई थी। तो उनके अगेंस्ट में इन्होंने एनजीओ चलाया था, ये विनय सक्सेना जी जो है, विनय कुमार सक्सेना, नेशनल काउंसिल फॉर सिविल लिबर्टीज, ठीक। और ये एक कमेटी भी बनाई गई थी भारत में 75वें इंडिपेंडेंस को जो है हर्षोल्लास से मनाने के लिए, ठीक। नेशनल कमेटी उसके मेंबर हैं। और इस कमेटी के, ठीक, नेशनल कमेटी टू कमेमोरेट 75th एनिवर्सरी ऑफ इंडियाज इंडिपेंडेंस, इसके हेड प्राइम मिनिस्टर साहब हैं, ठीक है। अगला टॉपिक है फैमिली पेंशन रूल्स फॉर मिसिंग गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज। अब देखो कई सारे, मान लीजिए कोई केंद्रीय गवर्नमेंट में जो है काम कर रहा था कोई एम्प्लॉय, और वो एकदम से लापता हो जाता है। कई सारी जगहें हैं, जैसे जम्मू एंड कश्मीर, नक्सली वाला एरिया हो गया, ठीक है, और नॉर्थ ईस्ट वाले, तो यहाँ पर कई सारे केंद्र के जो मिलिट्री वाले लोग हैं, ये सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय मिसिंग हो जाते हैं, ठीक। तो क्या उनकी फैमिली मेंबर्स को पेंशन देनी चाहिए? तो पहले ये रूल था कि नहीं दी जाएगी, ठीक, नहीं दी जाएगी। नेक्स्ट किनको, मान लीजिए बीवी है, उसको नहीं दी जाएगी पेंशन। कब दे सकते थे पहले? या तो वो उसका पता हो जाए कि भाई लापता था, हाँ डेड हो गया, मतलब उसकी डेड बॉडी मिल गई, या फिर 7 साल तक जो है लापता रहे, तो उसके बाद फिर पेंशन दी जा सकती थी, नहीं तो उससे पहले नहीं। लापता हुए तो नहीं, ये नहीं कि वो मिलने लगे, ठीक। अब लापता कोई होगा तो उसकी फैमिली वाली रिपोर्ट करेंगे, रिपोर्ट के आधार पे पेंशन मिल। तो अभी इसी पे जो है यूनियन मिनिस्टर जो है उन्होंने कहा है कि इसमें हम कुछ ढिलाई कर रहे हैं कि उनके जो भी नेक्स्ट किन है, फैमिली मेंबर है, उनको पेंशन मिल जाए, ठीक। अब एनपीएस में आपको पता ही, नेशनल पेंशन सिस्टम 2004 के बाद से वैसे गवर्नमेंट ने जो है वो ख़त्म कर दी है। किसी को पेंशन जो जितना कंट्रीब्यूशन करेगा एनपीएस में उसके हिसाब से भी मिलता है, ठीक। तो उसमें कहा कि तुरंत ही इमीडिएटली उनके फैमिली मेंबर को, मिसिंग गवर्नमेंट का सर्वेंट है, उसको जो है पेंशन मिलने लगेगी। और मान लो अगर वो केंद्रीय गवर्नमेंट का जो एम्प्लॉय है वापस आ गया, ठीक, मिसिंग था वापस आ गया, तो बीच में जो भी पैसा पेंशन की तरफ दिया गया वो उसकी सैलरी से काट लिया जाएगा, सरकार छोड़ी तो ना पैसा, ठीक। और उसके बाद जो है इसमें ये भी है कि ज़्यादातर ऐसी जगह हैं जहाँ पर फ्रिक्वेंटली लोग मिसिंग होते हैं, जैसे जम्मू कश्मीर, नॉर्थ ईस्ट और नक्सल प्रोन एरिया, तो वहाँ पे इसका जो है बेनिफिट मिलेगा लोगों को, ठीक। तो चलिए, एग्ज़ाम काफ़ी नज़दीक है, कुछ हफ्ते बचे हुए हैं, इसलिए जो है मैं आप लोगों से फिर भी कहूँगा कि मैंने वैसे बोला है कि 10 मई के बाद से आप लोग को नहीं देखना चाहिए करंट अफेयर, लेकिन फिर भी 20-30 मिनट लगाने से कोई ऐसा चला नहीं जाएगा, ठीक। आप लोग को जो है कुछ यहाँ से सीखने को ही मिलेगा, जो कि एग्ज़ाम में आपको मदद कर सकता है, बिल्कुल डेफिनेटली मदद कर सकता है, ठीक। तो चलिए, कल फिर से मुलाकात होगी सुबह 6 बजे, तब तक के आप लोग से लेते हैं अलविदा। जय हिंद, जय भारत, ऑल द वेरी बेस्ट, वंदे वंदे मातरम।